सिमरन 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में अच्छी तो थी, लेकिन काले होने की वजह से हमेशा दुखी दुखी सी रहती थी। स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर लड़कियां। सिमरन, तेरी शादी कैसे होगी रे? तुझसे शादी कौन करेगा? करेगा, भगवान ने सभी के लिए एक इंसान को बनाया है। तेरे लिए किसी को बनाना भूल ही गए होंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए भी कोई इंतजार कर रहा है, मुझे भी कोई पसंद करेगा। अच्छा, अभी तक किया है किसी ने? किसी ने तुझसे आई लव यू कहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। और कोई कहेगा भी नहीं। काली जो है तू, इतनी काली लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता है। जा जा, घर जा। घर में भी सिमरन को शांति नहीं मिलती थी। हर रोज कोई ना कोई रिश्तेदार घर आते थे और सिमरन को सुनाकर जाते थे। सिमरन, अब बड़ी हो रही है तू, 4-5 साल बाद शादी करनी होगी। इतनी काली होने से कैसे चलेगा बेटी? तो मैं क्या करूं चाची, आप ही बताओ। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाए कर, उससे चेहरे में रौनक आती है। उसमें सिमरन की माँ भी रिश्तेदारों का ही पक्ष लेती थी। हाँ हाँ, मैं तो इसे बोल बोल कर थक गई हूँ। अब आप लोग ही संभालो इसे। जब शादी नहीं होगी ना, तब पता चलेगा। क्या कर सकते हैं? जब अपनी लड़की में ही खोट हो, तब क्या ही कर सकते हैं। काली होना कोई खोट है क्या? सिमरन यही सब सोचती रहती है। वैलेंटाइंस डे पर वो दूसरी लड़कियों को लड़कों से गुलाब का फूल लेते हुए देखती थी और दिल छोटा करके घर लौट आती थी। उसमें भी उसकी माँ उसे ताना मारती थी। क्या हुआ, आज भी किसी ने गुलाब नहीं दिया ना? देगा कैसे? तेरी उम्र में मुझे पूरे स्कूल के लड़के प्रपोज कर चुके थे, और तू, पता नहीं क्या खाकर तुझे पैदा किया था मैंने। ऐसी बेटी होने से तो ना होना अच्छा है। ये सब सुनते सुनते सिमरन थक गई थी। स्कूल में तो उसकी बात नहीं बन रही थी, लेकिन आजकल लड़का लड़की के पास एक और जरिया है लोगों से मिलने का, और वो है सोशल मीडिया। सिमरन ने सोशल मीडिया पर अपना एक अकाउंट बनाया और उसमें खुद का पिक्चर ना देकर उसने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ एक सुंदर लड़की का फोटो अपलोड कर दिया, और 2 मिनट के अंदर उसे लड़कों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आने शुरू हो गए। हाय, मेरे साथ दोस्ती करोगी? तुम बहुत सुंदर हो। ये बातें सिमरन पहली बार सुन रही थी। ये सब सुनते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोशल मीडिया के दलदल में फंस गई। वो ज्यादातर वक्त अपने फोन पर ही बिताने लगी। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे और इधर चुपके चुपके सिमरन लड़कों से बातें कर रही थी। ये देखकर क्लास की लड़कियों ने उससे पूछा, आजकल बड़ी फोन पर लगी रहती है, किसी को पटा लिया है क्या? सिमरन पहली बार इन लोगों के सामने मुस्कुराई थी। हाँ, बॉयफ्रेंड बना लिया है मैंने भी। ऑनलाइन उसका बॉयफ्रेंड बन गया था। ना उसने कभी उस लड़के को आमने सामने देखा था, ना ही उस लड़के ने सिमरन को सामने से देखा था। उस लड़के का नाम सोशल मीडिया पर तो आकाश था, लेकिन वो कितना सही था और कितना गलत, ये किसी को नहीं पता था, सिमरन को भी नहीं। लेकिन फिर भी उसे बात करने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी। सिमरन को फोन पर टेक्स्ट करते टाइम हंसते हुए देखकर उसकी माँ ने कहा, क्या बात है, बड़ी हंस रही है आजकल। एक लड़का है माँ, मुझसे बात करता है। लड़का? तुझसे भी कोई बात करता है? हाँ माँ, करता तो है। अच्छी बात है, उसे घर बुला एक दिन। किसी ना किसी से तो शादी करनी ही होगी। तुझे अगर किसी ने पसंद कर लिया है तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। भगवान ने शायद इस लड़के को ही तेरे लिए बनाया है। सिमरन भी यही विश्वास कर बैठी थी, भगवान ने शायद उसके लिए इसी को बनाया था। और आज जाकर उससे सिमरन की बात हो रही थी। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों कॉल पर भी बातें करने लगे थे। आकाश, तुम्हें देखने का बड़ा दिल करता है, कब मिलोगे तुम मुझे? बहुत जल्दी, लेकिन जब मिलूंगा ना, तब तुम्हें घर लौटने नहीं दूंगा, पकड़ के रखूंगा। हाँ। धत, बदमाश कहीं का। सिमरन उस लड़के से हर रोज बात करने लगी थी और धीरे धीरे सिमरन को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन आकाश ने उससे कहा, अब सिमरन, मैं शायद कल से तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर सिमरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कि कोई उसके दिल पर हथौड़े मार रहा हो। उसका दिल दुखने लगा। उसने कहा, क्यों आकाश, क्या हुआ? मैंने कोई गलती कर दी क्या? बताओ ना मुझे। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत स्वीट हो, तुम कोई गलती कर सकती हो क्या? वो ऐसा है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है और मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है। वो सारा पैसा मैंने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं रिचार्ज करा देती हूँ। अब तुम कर दोगी? तो फिर मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं आकाश, मैं रिचार्ज कर देती हूँ। सिमरन ने फट से आकाश के नंबर पर रिचार्ज कर दिया। अब बाहर का कोई ये देखता तो उसे झट से पता चल जाता कि यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन सिमरन तो प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब उसका फायदा उठाना बड़ा आसान था और आकाश ने वही किया।
वो हर 2 दिन में बहाना बनाकर सिमरन से पैसे मांगने लगा और सिमरन इधर उधर से जुगाड़ करके उसे पैसे भेजती रही। पैसे भेजने के लिए कभी उसने अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे मांगे तो कभी किसी और से, और ऐसे ही 1 साल बीत गया। 1 साल में सिमरन ने आकाश को करीब 50,000 रुपए दे दिए थे और वैलेंटाइंस डे आने वाला था। आकाश, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, अब तो मिलोगे ना मुझसे? हाँ, मिलने का तो इच्छा है, लेकिन पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है। मुझे 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है। 1 लाख? बाप रे, एक साथ इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? अब बैंक पे जाओ ना और स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर दो, आसानी से लोन मिल जाएगी। और मैं तो तुम्हें कुछ दिनों में पैसा वापस कर दूंगा, तब तुम लौटा देना। अब पैसे लाओगी तो ही मिलूंगा। सिमरन को तो हर हाल में आकाश से मिलना था। उसने बैंक जाकर स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई किया और उसे 1 लाख रुपए मिल गए। इतना सारा पैसा एक साथ उसने पहली बार देखा था। अगले दिन वो आकाश से मिलने एक ठिकाने पर चली गई। आकाश ने उसे वो ठिकाना दिया था। एक छोटा सा घर था और उसी घर के अंदर सिमरन पहली बार आकाश से मिली। उफ आकाश, मैं कब से तुमसे मिलने का इंतजार कर रही थी। अब पैसे लाई हो? हाँ ये लो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ हाँ, ये लो गुलाब, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सिमरन को पहली बार किसी ने गुलाब दिया था, इसीलिए वो और भी पिघल गई। दोनों ने पूरी रात एक साथ बिताई और अगले दिन सुबह नींद से उठकर सिमरन ने देखा कि आकाश घर पर नहीं है। सिमरन का पर्स, फोन, सब कुछ गायब है। 1 लाख रुपए भी गायब है। आकाश, कहाँ हो तुम आकाश? सिमरन ने इधर उधर ढूंढा। कुछ ही देर में वो समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो किसी भी तरह घर लौट आई और उसे उल्टी आ गई। सिमरन को उल्टी करते हुए देखकर उसकी माँ समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी माँ उसे ही डांटने लगी। मुंह काला करके आई है बेशरम, तुझे तो बहुत पहले ही घर से निकाल देना चाहिए था। सिमरन ने उसकी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ उसे सबसे पहले अस्पताल और फिर पुलिस स्टेशन लेकर गई और वहां जाकर भी उसे डांटने लगी। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उल्टा उसकी माँ को डांट दिया। देखिए, ये सब मामला मैं कब से संभालते आ रहा हूँ। इन मामलों में लड़कियों से ज्यादा दोष उनके माता पिता का होता है। वो अपनी बेटियों को इतने ताने मारते हैं कि बेचारी बेटियां प्यार के लिए हर किसी के पास चली जाती हैं। और आप आज भी डांट रही हैं, शर्म तो आपको भी आनी चाहिए। ये सुनकर सिमरन की माँ चुप हो गई। ये बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। स्कूल में टीचर सभी लड़कियों को इससे बचने का तरीका बताने लगे। सभी ने सीखा कि किसी के रंग रूप को लेकर उसे ताना नहीं मारना चाहिए। कुछ ही दिनों के अंदर आकाश पकड़ा गया और उसे जेल हो गई, लेकिन सिमरन ने बच्चे को नहीं गिराया। उसने एक लड़की को जन्म दिया और एक अच्छी माँ होने की कसम खाई और अपनी बच्ची के साथ अकेली रहने लगी। वो नौकरी करने लगी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करने लगी। बाकी दिनों की तरह उस दिन भी प्रतिमा क्लास में छात्रों को पढ़ा रही थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर का नया बैच आया था और वो सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी क्लास में एक नया लड़का आया। मैं आई कम इन मैडम? अरे तुम कौन हो? मेरा नाम राहुल है, मैं इसी क्लास का हूँ। तुम्हें तो पहले नहीं देखा है इस क्लास में। वो मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए क्लास ज्वाइन करने में लेट हो गई। ठीक है, अंदर आओ और बैठ जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो, वैसे ही तुम बहुत लेट हो। राहुल बैठ तो गया, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं गया। उसका सारा ध्यान प्रतिमा पर ही था। मैडम कितनी सुंदर है, मुझे तो हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी। काश मैडम मेरी बीवी होती। राहुल के दिमाग में पहले ही दिन ये ख्याल आ गया। वो प्रतिमा की ओर देखता ही रह गया। राहुल, ऐसे क्या देख रहे हो? कॉपी कहाँ है तुम्हारी? हाँ, कॉपी वो तो मैं घर पर ही भूल आया। कैसे लड़के हो तुम राहुल? 1 महीने बाद कॉलेज ज्वाइन करते हो, कॉपी भूल जाते हो, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हो क्या? जिंदगी में कुछ बनना है कि नहीं? हाँ, बनना है ना मैडम। क्या बनना है? आपका पति। और ये सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। शट अप, चुप हो जाओ सब लोग। क्या बोला तुमने राहुल? नहीं मैडम, गलती से मिस्टेक हो गया। मेरा मतलब था करोड़पति। करोड़पति बनना चाहता हूँ मैं। और वो कैसे बनोगे घर पे कॉपी भूलकर? फिर से पूरी क्लास हंस पड़ी। ऐसे ही दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलता रहा। पहले दिन प्रतिमा ने राहुल को बहुत डांट दिया। प्रतिमा 30 साल की थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था। उसका नाम मनोज था। मनोज से प्रतिमा की शादी भी तय हो गई थी, लेकिन मनोज दूसरे राज्य में काम के सिलसिले में रहता था। क्लास के बाद प्रतिमा ने मनोज को कॉल किया और पूछा, मनोज कब लौट रहे हो तुम? मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुमसे शादी करनी है। 30 की हो गई हूँ मैं। अरे डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या? इस बार लौटकर मैं तुमसे शादी करूंगा। प्रॉमिस कर रहे हो ना? हाँ बाबा, प्रॉमिस। मनोज प्रतिमा को उम्मीद देता रहता था और प्रतिमा भोली बच्ची की तरह मान भी जाती थी।
5 साल से मनोज बस उम्मीद ही दे रहा था। इधर प्रतिमा को देखकर राहुल पागल हो गया था। क्लास के बाद राहुल के दोस्त राहुल को चिढ़ाने लगे। क्या राहुल, पहले दिन ही प्रतिमा मैडम से डांट पड़ गई? अरे वो डांट नहीं, प्यार था मैडम का। अच्छा प्यार? मैडम से प्यार हो गया है क्या तुझे? हाँ भाई, ऐसा ही कुछ समझ ले। हाँ यार, जो भी बोल, सुंदर तो है प्रतिमा मैडम। सुन, भाभी है वो तेरी, ठीक है ना? ये सब मत बोल। अच्छा, भाभी है मेरी? तुझसे वो कितनी बड़ी है पता भी है? ये प्यार में बड़ा छोटा क्या है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये कहावत सुना है ना? चुप बे घोंचू, प्रतिमा मैडम से शादी का सपना देख रहा है, तुझे मार पड़ेगी उनसे, देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, देख लेना। राहुल को अब और कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे किसी भी तरह प्रतिमा मैडम के आसपास रहना था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। छोटी सी छोटी चीज करते हुए वो गलती कर रहा था। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। क्लास में वो आंसर भी नहीं दे पाता था और प्रतिमा मैडम हर रोज उसे डांटती थी। आज भी पढ़ाई करके नहीं आए हो ना राहुल? नहीं मैडम, पढ़ाई तो हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्या दिक्कत है? सामने एग्जाम है, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? बताओ बताओ मुझे। वो मैडम, लेट आया हूँ ना, इसीलिए कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लास का कोई भी एग्जाम में फेल हो जाए। हर रोज कॉलेज के बाद 1 घंटे के लिए मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं पढ़ा दूंगी, समझे? ये तो कर पाओगे ना? हाँ कर पाऊंगा, जरूर कर पाऊंगा। मैं तो धन्य हो गया मैडम, मैं तो। राहुल को तो जैसे हाथ में चांद मिल गया। क्लास के बाद उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। अरे भाई, तेरे तो मजे ही मजे हैं। मैडम ने खुद तुझे ऑफिस जाने के लिए कहा। हाँ भाई, मेरा दिल कह रहा है वो भी मुझसे प्यार करती है। तो पागल है क्या राहुल? मैडम ने सच में तुझ पर तरस खाकर ये कहा है। फालतू का रोमांटिक होकर फायदा नहीं है। मैडम के पास जा और अच्छे से पढ़ के आ। हाँ भाई, जल रही है ना तेरी? मुझे घर बसाते हुए तू देख नहीं सकता है ना? तू और तेरे सपने। भाग साले। राहुल कॉलेज के बाद प्रतिमा मैडम के ऑफिस में पढ़ाई करने के लिए गया और मन लगाकर पढ़ाई भी की। उसे अकेले में प्रतिमा मैडम के साथ समय बिताने का मौका मिलने लगा। 2-3 दिन सिर्फ पढ़ाई करते हुए बीत गए। उसके बाद से पढ़ाई के साथ साथ कुछ पर्सनल बातें भी होने लगी और राहुल बात बात पर जोक मारता रहा। राहुल, कितने फनी हो तुम। बिल्कुल मनोज के जैसे। मनोज? ये मनोज कौन है मैडम? मनोज मेरा होने वाला पति है। वो भी ऐसे ही हंसाता है मुझे। कुछ ही महीनों में मेरी शादी है। राहुल को जैसे सदमा लगा। मनोज के बारे में उसे पता नहीं था। आज उसे पता चला और ये भी पता चला कि प्रतिमा उसके साथ शादी करने वाली है। घर लौटकर राहुल रोने लगा। मेरे साथ ये क्यों हुआ ये? हे भगवान, मुझे प्रतिमा मैडम से ही क्यों प्यार हो गया? मेरे दोस्त सही कहते थे, दिन में सपना देख रहा था मैं। ये कभी होता है क्या? एक स्टूडेंट से मैडम शादी करती है क्या? राहुल को बहुत दुख पहुंचा। अगले दिन से राहुल ने प्रतिमा मैडम के ऑफिस जाना ही बंद कर दिया। प्रतिमा कॉलेज के बाद राहुल का इंतजार करती रही। 3-4 दिन बाद प्रतिमा ने क्लास के बाहर राहुल से पूछा, राहुल, पढ़ाई करने क्यों नहीं आ रहे हो ऑफिस में? आप नहीं समझोगे मैडम। क्यों नहीं समझूंगी, मुझे समझाओ तो। नहीं मैडम, रहने दीजिए, कभी और समझाऊंगा। राहुल चला गया। प्रतिमा भी दुखी हो गई। पता नहीं मैं क्यों दुखी हो रही हूँ। वो असल में कॉलेज के बाद राहुल के मजाक पर हंसने की आदत हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं मनोज को कॉल कर लेती हूँ। वो मुझे हंसा देगा। प्रतिमा ने मनोज को कॉल किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। प्रतिमा और दुखी हो गई। मनोज की गैर मौजूदगी से प्रतिमा के दिल में एक खालीपन पैदा हुआ था। राहुल कहीं न कहीं उस खालीपन को मिटा रहा था, लेकिन अब राहुल भी प्रतिमा से बात नहीं करना चाहता था। कुछ ही दिन में वैलेंटाइंस डे भी आने वाला था। शाम को मनोज ने कॉल किया और प्रतिमा को खुशखबरी दी। मैं आ रहा हूँ प्रतिमा, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। ये सुनकर प्रतिमा बहुत खुश हो गई। वैलेंटाइंस डे से पहले मनोज आ रहा है, इसका मतलब दोनों की शादी होगी। अगले हफ्ते मनोज आया। मनोज और प्रतिमा दोनों मिलकर शादी का प्लान करने लगे। उधर राहुल बेचारा दुखी होकर घर पर पड़ा हुआ था। उसके दोस्त आए। राहुल, हमसे तेरा ये हालत देखा नहीं जा रहा है, तू प्रतिमा मैडम से सच कह दे। हाँ, वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तू उसी दिन सब कुछ कह दे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों की बात से राहुल को ताकत मिली। उधर शादी के लिए प्रतिमा ने गहने खरीद लिए और बैंक से 10 लाख का लोन भी ले लिया और सब कुछ मनोज को दे भी दिया। वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले मनोज और प्रतिमा सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह पर गए और दोनों ने वहीं पर रात बिताई। अगले दिन प्रतिमा वापस आई और बाहर राहुल आ गया। तभी प्रतिमा को उल्टी आई।
अरे ये क्या, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? राहुल के हाथ में गुलाब था। वो बाहर से सब कुछ सुनने और देखने लगा। तभी प्रतिमा के फोन पर मनोज का मैसेज आया। तुमने क्या सोचा था, मैं तुमसे शादी करूंगा? मुझे तो बस तुमसे पैसे चाहिए थे। ये सब लेकर मैं आज ही विदेश जा रहा हूँ। वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। वो पढ़कर प्रतिमा सिसक सिसक कर रोने लगी। ये क्या हुआ? मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ। अगर शादी ही नहीं करनी थी तो मुझे प्रेग्नेंट क्यों किया? अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी राहुल अंदर गया और प्रतिमा को पकड़कर कहने लगा। प्रतिमा मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार सच्चा है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। प्रतिमा ने राहुल का प्यार स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। राहुल ने बच्चे की जिम्मेदारी ले ली और प्रतिमा कॉलेज में पढ़ाती रही। राहुल को उसका प्यार मिल गया और प्रतिमा को प्यार के साथ साथ अपने बच्चे के लिए पिता मिल गया। इस तरह दो प्यार करने वाले मिल गए। शीतल ने फ्रिज का दरवाजा खोला और कहा, आहा, जाओ भाभी, फ्रिज के अंदर घुस जाओ। शीतल की भाभी मधु डर गई और कांपती हुई आवाज में कहा, फ्रिज में? लेकिन क्यों? अरे तभी तो गोरी बनोगी। तुम पर तो कोई क्रीम काम करने वाली है नहीं। फ्रिज की ठंड में रहोगी तो गोरी बन जाओगी। जल्दी से आ जाओ, कल हमें पार्टी में काली बदसूरत भाभी नहीं चाहिए। दोनों ने जबरदस्ती मधु को फ्रिज के अंदर घुसा दिया और बाहर से फ्रिज का दरवाजा लॉक कर दिया। फ्रिज के अंदर तापमान करीब -2 डिग्री था। बर्फ जम गई थी। उस तापमान में मधु अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बाप रे, ये कैसा ससुराल है? कैसी ननद है ये दोनों? मेरी तो जान निकल रही है। सुबह जब शीतल और सीमा ने फ्रिज खोला तो देखा मधु बेहोश होकर पड़ी हुई है। उसके शरीर पर बर्फ जम गई है और उसकी आंखें बंद हैं। ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल भी गोरी नहीं हुई है। लेकिन ये ऐसी क्यों पड़ी है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मधु को फ्रिज से निकालकर बाहर रखा गया। डॉक्टर आए और मधु को आग के पास रखने की सलाह दी। कुछ देर बाद मधु को होश आया और फिर चाय और शहद पीने के बाद उसकी जान में जान आई। क्या हुआ था मुझे? देखिए, बहुत बुरा हाल था और थोड़ी देर ऐसे बर्फ नहीं रहती तो जान भी जा सकती थी। डॉक्टर तो चले गए लेकिन सीमा और शीतल ने मधु को इस हालत में भी टॉन्ट मारना नहीं छोड़ा। क्या रे शीतल, ये काली भूतनी तो काली रह गई। फ्रिज से नहीं होगा, सर्दी आने दे, उसके बाद इसे मजा चखाऊंगी। ये सुनकर मधु के दिल में डर बैठ गया। बेचारी मधु गांव के एक गरीब परिवार की लड़की है। उसका रंग डार्क है। गांव में उसे काली कलौटी बोलकर लोग पुकारते थे। सभी को लगा था कि मधु की शादी नहीं होगी। लेकिन मधु जब जवान हुई तब एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई। उस लड़के का नाम जीवन था। जीवन पेशे से तो नौकरी करता था लेकिन उसे कविताएं लिखने का शौक था। जीवन को पहली नजर में मधु से प्यार हो गया और उसने प्यार का इजहार किया। मधु ने पूछा, मैं तो इतनी काली हूँ, फिर भी मुझसे शादी करोगे? काला गोरा क्या होता है मधु? काले बादलों के बीच में सूरज सबसे ज्यादा चमकता है। काले रातों में चमकते हुए तारे नजर आते हैं। तुम तो सूरज हो मधु, मेरे लिए तुम तो वो चमकते हुए तारे हो। जीवन की बातों से मधु प्रभावित हो गई और उससे शादी कर ली। लेकिन ससुराल पहुंचते ही मधु को सदमा लगा। मधु ने जिस सपनों की दुनिया के बारे में सोचा था वो एकदम से बिखर गया। जीवन का परिवार बहुत अमीर था। उसका घर एक छोटे से शहर में था और वो शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसीलिए वहां ठंड भी बहुत ज्यादा थी और वहां के लोग बहुत गोरे भी थे, खासकर मधु की दोनों ननद। उन दोनों का रंग तो दूध से भी सफेद था। मधु की सास केतकी भी बहुत गोरी थी। पहले तो मधु को देखकर सभी ने मुंह बनाया। ये क्या बेटा, तूने तो कहा था कि तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। अब खूबसूरत तो है माँ। कहाँ खूबसूरत है, कोयले से भी काली है ये तो। सीमा और शीतल तो मधु को देखकर हंसने ही लग गए। इतनी काली लड़की भी होती है, हमें तो पता ही नहीं था। इसी तरह ताने सुनते हुए मधु के दिन बीतने लगे और जीवन को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। तब केतकी ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, बेटा, जीवन ने तो हमारे घर के मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा। सड़क छाप किसी को भी उठा कर ले आया। अब तुम दोनों को ही संभालना पड़ेगा। बहू को गोरा बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम रिश्तेदारों के पास क्या मुंह दिखाएंगे। तुम चिंता मत करो माँ, हम दोनों संभाल लेंगे। ठंड से त्वचा गोरी बन जाती है, हमें पता है। हाँ, हम भाभी को ठंड और बर्फ से गोरा बना देंगे। लेकिन सर्दी का मौसम आने में अभी 1 महीना बाकी था, इसीलिए वहां से ही फ्रिज का आइडिया आया। दोनों ने मधु को फ्रिज में घुसा दिया और मधु मरते मरते रह गई। उसके बाद सीमा और शीतल सर्दी के मौसम का इंतजार करने लगी। मधु ने फोन पर जीवन को कुछ नहीं बताया।
वो जीवन को फालतू की परेशानी नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। 1 महीने में सर्दी का मौसम आ गया और बर्फ गिरने लगी। बाहर बर्फ से सब कुछ सफेद हो गया। तब सीमा और शीतल ने मधु से कहा, भाभी चलिए, रात के 12 बजे है, आप घर के बाहर जाकर खड़े हो जाइए। लेकिन बाहर बहुत ठंड है शीतल। हाँ, इसीलिए तो, ठंड से ही तो गोरी बनोगी आप। फ्रिज में ही मेरी हालत खराब हो गई थी, बाहर जाऊंगी तो मर ही जाऊंगी। ऐसी काली बनकर जिंदगी गुजारने से तो मौत अच्छी है, चलिए बाहर जाइए। धक्का मारकर दोनों ने मधु को बाहर भेज दिया और खुद रूम हीटर जलाकर रजाई ओढ़कर सो गए। मधु बेचारी बाहर ठंड में कांपते हुए रात बिताने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने क्यों इस घर में शादी की? इससे अच्छा तो मैं कुंवारी थी, कम से कम चैन से सो तो सकती थी। हे भगवान, बचा लो मुझे। मधु पूरी रात बाहर खड़ी रही। सुबह उसे बुखार आ गया। वो जोर जोर से छींकने लगी, लेकिन वो गोरी नहीं हुई। ये क्या, बहू तो अभी भी काली है। शीतल, सीमा, तुम दोनों क्या कर रही हो? एक काली बदसूरत औरत को गोरी भी नहीं बना सकती, हाँ? केतकी ने दोनों बेटियों को डांटा और इस बात से दोनों गुस्सा हो गईं। अत्याचार का लेवल बढ़ने लगा। बुखार होते हुए भी मधु को ही घर का सारा काम करना पड़ा। काम खत्म करके वो दोपहर के खाने का इंतजाम कर ही रही थी कि तभी शीतल ने कहा, आप ये सब नहीं खाओगी, आप सिर्फ बर्फ खाओगी, बर्फ। बर्फ? लेकिन मुझे बुखार है। तो क्या हुआ, गोरा बनना है ना आपको? दोनों ने जबरदस्ती मधु को बर्फ खिला दिया। मधु ठंड से खांसने लगी। शाम को मधु ने तीनों के लिए चाय बनाई, लेकिन मधु को किसी ने चाय नहीं पीने दी। चाय पीने से और काली पड़ जाओगी, मेरी बेटियों की मेहनत बेकार हो जाएगी, चाय मत पियो। और रात को फिर से मधु को बाहर निकाल दिया गया। ऐसे ही उसके दिन बीतने लगे। धीरे धीरे मधु की तबीयत खराब होती गई, लेकिन सीमा और शीतल ने हार नहीं मानी। दिन ब दिन अत्याचार बढ़ता ही गया। मधु जब बुखार से खड़ी भी नहीं हो पाई, तब बाहर से बर्फ लाकर उसके बिस्तर पर रख दिया गया और उस पर उसे सुलाया गया। बर्फ पर सोकर वो तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। और सुबह जीवन घर लौटा। मधु, मैं आ गया। मधु, कहाँ हो तुम? मधु। जीवन कमरे के अंदर आ गया और देखा मधु बर्फ पर सोई हुई है और कांप रही है। आप आ गए जी, मुझे बचाइए, मैं मर जाऊंगी। जीवन मधु को लेकर तुरंत अस्पताल चला गया और उसे एडमिट कर दिया। लगातार 1 महीने तक ट्रीटमेंट के बाद मधु ठीक हो पाई और जीवन अपने घर वालों पर गुस्सा हो गया। मैं सब पर केस करूंगा, सब पर। ये क्या बोल रहा है बेटा? हमने तो बहू को गोरी बनाने के लिए ये सब किया। क्या होता है गोरा रंग से? हाँ, आप लोगों का रंग तो गोरा है ना। जिंदगी में क्या उखाड़ लिया है आप लोगों ने? लेकिन मधु ने केस करने से मना कर दिया और जीवन मधु को लेकर उस घर से चला गया और सारे नाते तोड़ दिए। गोरे रंग और अंधविश्वास के कारण उस परिवार ने अपना बेटा खो दिया।